हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। तो आपकी क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर बेटा चल रही है। तो लास्ट वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं आपकी फर्स्ट पोएम रिटन बाय जॉन डन, अ लेक्चर अपॉन द शैडो। उस पोएम में बताया गया था कि शैडो को कंपेयर किया गया था, एग्जाम्पलीफाई किया गया था एंड कंपैरिजन विद लव। प्यार कैसा होता है, प्यार में शुरुआत में कैसे कंफ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं जो दे आर येट टू डिस्कवर्ड और शेयर्ड। एंड उसके बाद नून आती है जब लव अपनी हाईएस्ट पीक पर पहुंचता है। फिर साइड चेंज हो जाती है, यू कैन से परछाइयों की, मान लो। फिर थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा दूरियां, बदलाव आने लगते हैं और फिर वो कंफ्यूजन, सीक्रेट शुरू हो जाते हैं। और वो लास्ट में कहता है कि आफ्टरनून देयर इज नाइट, कि लव अगर आफ्टरनून के बाद मान लो अगर कम होने लग जाए, फेंट होने लग जाए, डिके होने लग जाए, तो उसके बाद क्या आता है, वो खत्म ही हो जाता है। उसके बाद दोबारा उसकी कोई वैल्यू या उसका कोई ऑप्शन उसके लिए जीवित रहने का नहीं रहता है। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल पॉइंट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और बहुत ही बढ़िया पोइट के द्वारा लिखी गई पोइम ऑन टाइम, यानी कि समय पर, समय से संबोधित होकर पोइट क्या कहना चाह रहा है। इसका पोइट है बेटा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन तो ये अपने टाइम के बहुत ही फेमस पोइट रह चुके हैं, राइटर रह चुके हैं। बहुत फेमस इनकी राइटिंग्स रही हैं। बहुत संघर्ष वाला जीवन रहा है, बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, डिलीजेंट थे, यू कैन से। तो बेटा इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 9 दिसंबर 1608, 9 दिसंबर 1608, ठीक है जी। एंड 74 में इनकी डेथ हो गई बेटा, एज नहीं, 1674 में इनकी डेथ हो गई। तो ये सीधी सी बात है, जॉन डन की नेक्स्ट सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था। तो 9 दिसंबर 1608 को जॉन मिल्टन जन्म लेते हैं। तो बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी बेटा, इंग्लिश पोइट। उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ बहुत सारी भाषाओं पे काम किया। जैसे वो लैटिन पढ़ते रहते थे, वो ग्रीक पढ़ते रहते थे, वो रोमन पढ़ते रहते थे, इंग्लिश पढ़ते रहते थे। लैटिन, ग्रीक, रोमन, इन पर सबसे ज्यादा काम किया है। इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, बहुत डिलीजेंटली इन पर काम किया। इतना हार्ड वर्क करते थे भी आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते। इनके हार्ड वर्क को देख के, इनकी डिलीजेंसी को देखकर बेटा इन्हें लैटिन लैंग्वेज का लैटिन सेक्रेटरी लगाया गया, लैटिन सेक्रेटरी लगाया गया, ठीक है, लैटिन सेक्रेटरी। तो क्या हुआ, लैटिन सेक्रेटरी लगाने के बाद इन्होंने और हार्ड वर्क बढ़ा दिया, मेहनत करने लग गए। तो पढ़ते रहते थे, रात को दिन को, रात को दिन को, सुबह शाम, कभी भी जब भी टाइम मिलता पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे। बाकी कामों के लिए टाइम निकालते थे, पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालते थे। ये पढ़ते थे और टाइम निकालकर बाकी काम करते थे, जो भी कह लो, नेचर्स कॉल वगैरह, खाना पीना सोना सब, वो टाइम निकालते थे पढ़ने में से। अपने तो पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं ना, हफ्ते में एक आधा घंटा, ठीक है। तो वो पढ़ते रहते थे, पढ़ाई में से टाइम निकालते थे, ठीक है। तो पढ़ना, रीडिंग उनका पहला काम था। इन लैटिन, ग्रीक और रोमन उन्होंने लगभग जितना कुछ अवेलेबल था वो सारा वो पढ़ चुके थे। जितनी उन पे राइटिंग्स, जो भी सब कुछ अवेलेबल था वो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो बाद में वो लैटिन सेक्रेटरी लगे और इतना हार्ड वर्क किया, ही वाज सो इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मेहनती, इतना इंडस्ट्रियस थे, हार्ड वर्किंग थे बेटा, कि क्या हुआ, एट द एज ऑफ 45 उनकी इतनी स्ट्रेन आई आंखों को, पढ़ते रहते थे, नजर लगाए रखते थे, पानी बहता रहता था। एट द एज ऑफ 45 ही गॉट ब्लाइंड, अंधे हो गए। एट द एज ऑफ 45 ही गॉट
ब्लाइंड, अंधे हो गए। तो उसके बाद जो अपनी वो राइटिंग्स थी वो लिखते थे, तो लिखने के काबिल तो रहे नहीं, दिखने हट गया बेटा। तो उसके बाद जो राइटिंग्स करते थे वो डिक्टेशन के थ्रू करते थे। डिक्टेशन आपने स्कूल में की होगी ना, जब मैडम बोलकर लिखवाती थी और आप लिखते थे, तो डिक्टेशन कहा जाता है। तो थ्रू डिक्टेशन उन्होंने अपनी सारी राइटिंग्स लिखी थी। तो 1667 में उनका एक फेमस, वो कह लो वर्क फेमस हुआ, एक वर्क था जो फेमस हुआ, बहुत ही फेमस हुआ 1667 में। उसका नाम था बेटा पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट इनकी फेमस पीस ऑफ आर्ट थी, पैराडाइज लॉस्ट। एक पैराडाइज रिगेंड भी इन्होंने लिखा था, लेकिन सबसे फेमस था इनका पैराडाइज लॉस्ट, जो कब आया था 1667 में। 74 में इनकी बेटा क्या हो गई थी, डेथ हो गई। ये ज्यादातर जो लिखते थे जॉन मिल्टन, ये ज्यादातर लिखते थे पर्सनल कन्विक्शंस, पैशंस फॉर फ्रीडम, ठीक है, एंड सेल्फ रिलायंट पे। ये मतलब उस समय पता क्या होता था कि जब जॉन मिल्टन बेटा फेमस पोइट थे, तो उस टाइम क्या था, राजनीतिक लेवल पर और धार्मिक लेवल पर, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लेवल पर अपहीवल हो चुका था, यानी कि उथल पुथल मच चुकी थी। यूरोप में बहुत बड़े बदलाव आ रहे थे, धार्मिक और राजनीतिक, चेंज हो रहा था एवरीथिंग। यूरोप हमसे आगे है 400-500 साल, तो वहां धार्मिक परिवर्तन बहुत पहले आ चुके हैं, वो सब कुछ पहले कर चुके हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस फेज से आज अपने गुजर रहे हैं वो ऑलरेडी वहां से पास हो चुके हैं, ठीक है। तो पर्सनल कन्विक्शन, पर्सनल पैशन, और आप कह सकते हैं कि फ्रीडम के लिए वो जो लिखते थे, सेल्फ डिटर्मिनेशन पर वो बहुत लिखते थे। तो इनका जो लिखने का मोटिव रहता था वो इन्हीं चीजों पर रहता था। उस समय वो बहुत ज्यादा फेमस हुए जब वहां रिलीजियस अपीवल और पॉलिटिकल अपीवल हो रखा था, जॉन मिल्टन। तो इतनों से पता चलता है कि बहुत ही फेमस राइटर थे। तो उनकी ही एक बहुत अच्छी पोएम अपने जो आज पढ़ने जा रहे हैं, वो आपके सिलेबस के लिए चुनी गई है कि आपको बच्चों को पढ़ाई जाए। उसका नाम है बेटा ऑन टाइम, ठीक है। तो बुक्स खोल लो, साथ साथ पढ़ो मेरे भाई। थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन अच्छी बात है, यानी कि इनका जो कंसेप्ट है वो अच्छा। वो कहते हैं फ्लाई एनवियस टाइम till thou run out thy race, call on the lazy leaden stepping hours, whose speed is but the heavy plummet's pace, and glut thyself with what thy womb devours. वो कहते हैं फ्लाई, उड़ जा, एनवियस टाइम, ईर्ष्यालु समय, एनवियस ईर्ष्यालु को कहते हैं बेटा। टिल दाउ रन आउट द रेस, वो कहते हैं ईर्ष्यालु समय उड़ जा, कि हे ईर्ष्यालु समय तू उड़ जा, यानी कि चला जा। ईर्ष्यालु समय से कहने का भाव है वो समय जब हम दूसरों की ईर्ष्या से, दूसरों से जलते हुए व्यतीत करते हैं, उसे उसने ईर्ष्यालु समय कहा। यानी कि वो टाइम जब हम ईश्वर की भक्ति या अच्छे काम या किसी का भला, मानवता की भलाई नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ दूसरे को देखकर जल रहे होते हैं, ईर्ष्या में पैदा हो रही होती है, उस समय को वो कहता है तू भाई उड़ जा। टिल दाउ रन आउट द रेस, और जब तक भाग सकता है भाग, जितनी दूर जा सकता है जा। कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, वो कहता है, आग्रह करता है, बुलाता है, बुलाकर कहता है लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, वो धीरे धीरे चलने वाले घंटों को, जो बहुत ही धीरे चलते हैं, लेजी लेडन, whose speed is but the heavy plummet's pace, जो भारी भड़कम घंटा करके वो जो प्लमेट्स होते हैं, यानी कि वो उनके वो लहराते हैं ना ऐसे धीरे धीरे, तो जिनकी स्पीड उनके जैसे बहुत धीरे धीरे, वो उनको आग्रह करके कह रहा है, and glut thyself with what thy womb devours, और उस ईर्ष्यालु समय को खा जा,
एंड ग्लट thyself, उस समय कोई कह रहा है कि तुम उस ईर्ष्यालु समय को खा जा और उतना खा जा जितना तुम्हारा दिल चाह रहा है। What thy warm divorce, डिवोर्स होता है पागलों की तरह खाना, यानी कि आपने देखा होगा हाइनाज नेशनल ज्योग्राफिक पर लकड़बगे कहते हैं, वो जैसे खाते हैं पागलों की तरह खाते हैं, यानी कि लगातार बिना रुके बिना किसी भी मैनर के। वॉर्म यानी कि वॉर्म वैसे तो कोक होती है गोद, ठीक है, लेकिन वॉर्म यानी उसने पेट को कह रखा है। तो कह रहे हैं व्हाट दाई वॉर्म डिवोर्स, जितना तुम्हारे पेट में जा सकता है उस ईर्ष्यालु समय को तुम खा जाओ। लेडन आवर्स, स्लो स्पीडिंग या स्लो लेडन स्ट्रैपिंग आवर्स, वो धीरे चलने वालों घंटों उस ईर्ष्यालु समय को तुम खा जाओ। विच इज नो मोर देन व्हाट इज फॉल्स एंड वेन, जो बिल्कुल फालतू है, जो बिल्कुल गलत है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? उस ईर्ष्यालु समय की। वो कह रहा है धीरे चलने वालों घंटों उस फालतू उस एनवियस टाइम को तुम क्या करो बेटा, खा जाओ। एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस, वो फालतू समय है, वो क्या है? मेयरली मॉर्टल ड्रॉस, एक कचरा है, बिल्कुल वेस्ट है, टोटल वेस्ट। ठीक है, सो लिटिल इज अवर लॉस, सो लिटिल इज दाई गेन। अगर तुम उस समय को संभाल लेते हो, उसको उड़ा ले जाते हो, खा लेते हो, कौन से को? ईर्ष्यालु को, तो वो समय जो हमारी डेली लाइफ में से कटेगा, या मान लो समय में से कट गया, वो हमारा बहुत छोटा लॉस है, बिकॉज वो फालतू की चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईर्ष्यालु समय, ये दूसरों से ईर्ष्या करने वाला टाइम। और सो लिटिल इज दाई गेन, तुम्हारा उसमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, हमारा उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। For when, as each thing bad thou has entombed, and last of all the greedy self consumed, for when as each thing bad thou has entombed, and last of all thy greedy self consumed, then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss. वो कहता है हर बुरी चीज जो दबा दी जाएगी, हर बुरी चीज दबा दी जाएगी, और वो जो ग्रीडी है, वो लालच है, वो क्या करेगा? सेल्फ कंज्यूम, अपने आप को वो समय उस खा लेगा, उसको एनवियस टाइम को। तो क्या होगा? देन लॉन्ग अटर्निटी शैल ग्रीट अवर ब्लिस। अटर्निटी बेटा निरंतरता, लगातार, अनंत काल को कहते हैं। तो जो उसके बाद अच्छा टाइम आएगा, जो अच्छी बात आएगी, अच्छा समय, शैल ग्रीट अवर ब्लिस। ग्रीट होता है अभिवादन करना, वेलकम करना। अवर ब्लिस, हमारी खुशियों का अभिवादन करेगी, वेलकम करेगी। यानी कि वो एनवियस टाइम हमारी जिंदगी से, वो बैड चीजें, वो ग्रीडी, वो सेल्फ ग्रीडी जो भी है, वो अपनी जिंदगी से निकल जाएगा। तो ब्लिस एक खुशी होती है, अनंत काल की खुशी। तो वो अनंत काल की खुशी हमारी उस समय को क्या करेगी? इनवाइट करेगी विद एन इंडिविजुअल किस। इंडिविजुअल किस यानी कि परस्पर किस, हर एक को किस मिलेगी, किस वैसी किस नहीं मिलेगी, यानी कि वो खुशी हमें आकर किस करेगी, यानी कि हर किसी को जिसमें से ईर्ष्यालु समय जा चुका है, ईर्ष्यालु टाइम, एनवियस टाइम जा चुका है, उसको खुशी भरी, वो प्रेम भरी, वो सुख भरी वो किस मिलेगी। एंड जॉय shall undertake us as a flood when everything that is sincerely good and perfectly divine with truth and peace and love shall ever shine। वो क्या कहता है? जब जॉय, वो खुशियां, वो आनंद, वो खुशी वाला, एटर्निटी वाला क्या कर लेगा? अंडरटेक अस एज अ फ्लड, हमें बाढ़ में बहा के ले जाएगा, खुशियों की बाढ़ में हम बह जाएंगे। कब बहेंगे बेटा? जब हम दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ देंगे, अपने आप में मस्त रहेंगे, तब वो खुशियों का फ्लड है हमें अपने आप में बहाकर ले जाएगा। When everything that is sincerely good, जब सब कुछ बहुत ही अच्छा है, and perfectly divine, और दैवीय है, भगवान से संबंधित हो गया, with truth and peace and love shall ever shine,
अबाउट द सुप्रीम थ्रोन। वो कहता है जो सत्य होगा, जो पीस, जो प्यार, शांति, वो क्या करेगी? सुप्रीम थ्रोन। सुप्रीम थ्रोन भगवान का जो सिंहासन है उसके पास वो सारा कुछ विराजमान हो जाएगा, यानी कि हम भी भगवान के पास विराजमान हो जाएंगे। कहने का मतलब मर नहीं जाएंगे, यानी कि हमारे मन में, हमारी आत्मा में इतनी शांति आ जाएगी जब वो एनवियस टाइम हम खत्म कर देंगे। ऑफ हिम, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, to whose happy making sight alone, when once our heavenly guided soul shall climb, then all this earthly grossness quit, attired with stars we shall forever sit। वो कहता है कि once our heavenly guided soul shall climb, उससे पहले कह रहा है to whose happy making sight alone, इस खुशियों को देखने के लिए हमारी जो भगवान की दी गई आत्मा है, यानी कि अच्छे काम के लिए जो आत्मा है, जो अच्छे काम की तरफ हम गाइड कर रहे हैं। गाइड कैसे कर रहे हैं? हम खुद कह रहे हैं ना कि इस ईर्ष्यालु समय को हमारे पास से तुम ले जाओ, तो हम अपने उस आत्मा को अच्छी तरफ गाइड कर रहे हैं, यानी कि भगवान ही उस आत्मा को चला रहा है, अच्छी तरफ गाइड कर रहा है। तो देन ऑल दिस अर्थली ग्रॉसनेस क्विट, तो ये सारा कचरा, ये फालतू की चीजें, इस दुनिया का जो भी ढिंढोरा है, अर्थली चीजें हैं, यानी कि संसार की, वो क्या हो जाएंगी? क्विट कर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट, वो जो कुदरत है, जो नेचर है, उस पर एक डिफरेंट पहरावा आ जाएगा, हम भी उस नेचर का हिस्सा बन जाएंगे। और वो अटायर्ड विद स्टार्स, अटायर का मतलब होता है पहरावा, पहन लेगी तारों का पहरावा, यानी कि वो हम सब उसमें लीन हो जाएंगे, उसको अपना मानने लगेंगे जब ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट, ट्रम्पलिंग ओवर डेथ एंड चांस एंड दी ऑन टाइम। वो कहता है ए टाइम, इस समय, तब हम क्या कर लेंगे? हम उस मृत्यु पर, हम उन अवसरों पर, और हम तुम पर क्या कर लेंगे? विजय पालेंगे। कब पालेंगे? जब हम उस ईर्ष्यालु समय को भगा देंगे, हमारा मन शांत हो जाएगा, हम इस अर्थली चीजों से ऊपर उठ जाएंगे और हमें ब्लिस मिलेगी, वो खुशी मिलेगी, अटर्निटी ब्लिस मिलेगी, खुश हो जाएंगे, भगवान द्वारा दिए गए हो मार्ग पर चलेंगे, इस कुदरत को हम अपना मान लेंगे। तब हम मौत पर, तब हम प्यार पर, तब हम तुम पर, तब हम पीस पर, हर एक चीज पर क्या कर लेंगे? मौत पर और अवसरों पर जीत प्राप्त कर लेंगे। दैट्स इट फॉर द पोएम बेटा। तो इसको थोड़ा आप दोबारा घर पर, मतलब घर पर ही हैं आप, सॉरी, तो दोबारा अच्छे से पढ़ें, अपनी बुक खोलें, 2 बार वीडियो देखें, 3 बार देखें, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाती तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखें, वो बाकी आपको PDF में मिल जाएंगे। थैंक यू बेटा।